हम लोग कल बात कर रहे थे, कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु का है और जिसने सम्मति दी है, किस विषय पर? अपने को किसी प्रकार की अपहानि कारित करने के लिए। तो जिसको सम्मति दी है वो अगर सद्भावपूर्ण, ठीक है, सद्भावपूर्ण ढंग से उसके फायदे के लिए उसे कोई अपहानि कारित करता है, जानबूझकर कारित करता है, यह जानबूझकर ऐसा कृत्य करता है जिसके बारे में उसे पूर्ण जानकारी है कि इससे सम्मतिदाता को नुकसान होगा, तो भी ऐसी बात अपराध नहीं मानी जाएगी। इसके बाद जो चर्चा शुरू हुई थी वो विकृत और उस व्यक्ति के बारे में थी जिसे बालक कहा गया है, या फिर जो 12 वर्ष से कम आयु का है, क्योंकि अगला सेक्शन बता देगा कि अगर सम्मति से वो संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत वो व्यक्ति जिसने 12 वर्ष की आयु पूरी कर ली है सम्मति देने के लिए समर्थ माना जाएगा। इसका मतलब 12 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है और 18 वर्ष शायद हम पहले बोल गए, ठीक है, वो आदतन निकल गया होगा, लेकिन अगर 12 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है और उसने सम्मति दी है और सम्मतिदाता उसके प्रति सद्भाव के साथ काम कर रहा है उसके फायदे के लिए, तो फिर अगर कोई अपहानि कारित भी होती है तो इस व्यक्ति के प्रति उसका कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। क्योंकि जहां तक 12 वर्ष से कम आयु के लोग हैं, ये जो विकृत व्यक्ति हैं, इनके प्रति सम्मति कौन देगा? संरक्षक, क्योंकि ये स्वयं सम्मति देने में समर्थ है ही नहीं, और जो स्वयं असमर्थ है उसके प्रति व्यवहार करते समय आदमी के तौर पर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अधिक संवेदनशील रहें, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप आदमियत के गुणों से हीन हैं। और बस यही बात हम कहना चाह रहे थे कुत्तों के संदर्भ में पारित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संबंध में। आपको सिर्फ व्यक्तियों के मौलिक अधिकार याद है, आपको नागरिकों के लिए जिन मूलभूत कर्तव्यों का वर्णन भारत के संविधान में किया गया उनमें तो कुछ याद ही नहीं है। और जबकि स्वयं उच्चतम न्यायालय ने कई डिसीजंस में यह निर्धारित किया है कि फंडामेंटल राइट अगर फंडामेंटल ड्यूटीज के कारण से कुछ सीमित करके पढ़ना पड़े तो फंडामेंटल ड्यूटी के कारण फंडामेंटल राइट को जो सीमित किया जाएगा वह युक्ति संगत निर्बंधन, इस श्रेणी का निर्बंधन माना जाएगा। और हमें कोशिश ऐसे करनी है कि फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट दोनों का उचित सम्मान ये होता रहे। तो फंडामेंटल ड्यूटी हम लोगों ने देखा था 51A चा और छा, जिनमें से छाखंड तो क्लियरली कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक से यह अपेक्षित है कि वो प्राणी मात्र के प्रति संवेदना रखे, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। और चाखंड वो कह रहा है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है, उसका सम्मान ये हमें करना ही चाहिए। और हमारी सांस्कृतिक विरासत ये रही है कि हम न सिर्फ जीवों पर दया करें बल्कि
ये पृथ्वी सिर्फ मानवों के लिए है, इस प्रकार के भाव अपने मन में न आने दें। किसी मनुष्य जाति को कोई पृथ्वी का पट्टा करके नहीं भेजा गया है, इसलिए पृथ्वी का प्रत्येक हिस्सा पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक प्रजाति के लिए है। आखिर कोई किस ढंग से यह कह सकता है कि दिल्ली सिर्फ आदमियों के लिए है? क्योंकि दिल्ली में जो जमीन समाहित है उसका पट्टा आदमियों के नाम नहीं हुआ है। उस पर पृथ्वी पर मौजूद सारी प्रजातियां जो मानव बस्ती में रहने के योग्य हैं, उन्हें रहने का पूरा हक है। अगर दिल्ली की जमीन पर जंगल हो तो जंगल में रहने के लिए जो प्रजातियां ईश्वर ने बनाई हैं वे सब वहां रहने की अधिकारी हैं। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वे भी इस देश के नागरिक ही हैं, वे अदर देन सिटीजन नहीं है। इसलिए वे ये नहीं कह सकते कि भारतीय संविधान में नागरिकों के जो मूल कर्तव्य वर्णित हैं उनके बारे में वो कोई विचार नहीं करेंगे। उन्हें उसका भी विचार करना ही होगा। और जब भारत के प्रत्येक नागरिक से यह अपेक्षित है कि वो हमारी सांस्कृतिक विरासत इसका सम्मान करे और प्राणी मात्र के प्रति दया रखे, तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि वो इसी ढंग से व्यवहार करें। व्यवहार की जो संहिता भारत के नागरिक के लिए निर्धारित की गई है और भारत के नागरिक के लिए आचरण की जो संहिता निर्धारित हुई उसके मुताबिक उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगण को कुत्तों सहित किसी भी प्रजाति को, ठीक है, पृथ्वी के किसी भी कोने तक सीमित करने का कोई हक है ही नहीं। ठीक है, कुत्ते मानवों को नुकसान पहुंचा रहे, तो मानवों में भी तो ऐसे बहुत से हैं जो मानवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और मानवों में जो ऐसे हैं जो मानवों को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें आप मानव समाज से पृथक करके जेल भेजते हैं, न कि उसके कारण से संपूर्ण मानव समाज के प्रति कोई दुर्भावना ये पालते हैं। ऐसा नहीं होता। तो अगर किसी आवारा कुत्ते ने किसी को काट भी लिया तो जो पशु विशेषज्ञ हैं, हम तो नहीं है, लेकिन जो पशु विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा होनी चाहिए कि आखिर इन कुत्तों से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए। और फिर एक बात और भी है, इस चीज का अध्ययन भी होना चाहिए कि आखिर कुत्तों के स्वभाव में यह परिवर्तन क्यों है। आखिर 8-10 साल पीछे यह स्थिति नहीं थी, 8-10 साल पीछे भले ही हो, लेकिन 20 साल पीछे तो नहीं है। तो आखिर यह समस्या पैदा क्यों हो रही है, इसका जो इलाज है वो वहां ढूंढा जाना चाहिए, न कि ये तानाशाहीपूर्ण जो आदेश है इससे ये गंध आती है कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि पृथ्वी सिर्फ आपके लिए है, जबकि इस ढंग का, ठीक है, न तो कोई विचार कभी हमारी सांस्कृतिक परंपरा का अंग रहा और न ही ये सच है। क्योंकि जिस ईश्वर ने आपको बनाया उसी ईश्वर ने उनको बनाया है। तो जैसे हम कहा करते हैं कि इंस्टीट्यूट में दृष्टांत और उपबंध इन्हें आप अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि बोथ कम्स फ्रॉम द सेम सोर्स। तो ऐसे ही आप और कुत्ते जहां से आए
वो स्रोत एक है, तो आप किसी श्रेष्ठता का दावा कर ही नहीं सकते। और हमने तो अभी आपसे कहा कि जहां तक कुत्तों का सवाल है, तो ये आपका कहना है कि हम उनसे श्रेष्ठ हैं, अन्यथा ऐसा एक भी गुण आप नहीं बता सकते जो आपके इस दावे को सही ठहराता हो। ठीक है, आप में जितनी चीजें हैं, ठीक है, सारी की सारी उनमें भी आप लड़ते हैं, वो भी लड़ते हैं, आप प्रेम से रहते हैं तो वो भी रहते हैं, आप अपने बच्चों के प्रति दया दिखाते हैं, वो भी दिखाते हैं, तो सब कुछ तो है। आप दावा करते हैं मेरे पास भाषा है, उनके पास नहीं, जबकि ये भी झूठ है। वो जो बोलते हैं तो सब कुत्ते इकट्ठा होते हैं। उल्टा हमने अभी कहा कि वो तो आपकी भाषा भी समझते हैं, आप बुलाते हैं तो आ जाते हैं, आप भगाते हैं तो चले जाते हैं, और आप सिर्फ अपनी भाषा समझते हैं, तो आप उनसे श्रेष्ठ हैं, ये दावा ही कहा। तो ये जो मनोवृत्ति है कि पृथ्वी हमारी है, ये मनोवृत्ति गलत है। और फिर ये मनोवृत्ति सिर्फ कुत्तों के प्रति नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आप जिस मनोवृत्ति के आदी हो जाते हैं वो फिर आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, और फिर आप कुछ भी करेंगे तो वो मनोवृत्ति दिखाई देगी। और ये बीएनएस या आईपीसी भी शायद ऐसे न्यायाधीशों ने बनाई होती या ऐसे व्यक्तियों ने बनाई होती जो इस प्रकार के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त थे कि शायद वे सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ऐसे उपबंध शायद किताबों में मौजूद न होते, जैसा उपबंध ये आपका सेक्शन 27 है। सेक्शन 27 कह रहा है कि अगर व्यक्ति की उम्र 12 वर्ष से कम है या वो विकृत है, तो उसके फायदे के लिए सद्भावपूर्वक काम करने की अनुमति संरक्षक दे सकता है। ये ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि विकृत या अवयस्क के फायदे के लिए कुछ कामों का किया जाना जरूरी हो सकता है, और चूंकि वे अक्षम हैं अपने हित या अनहित इसके बारे में निर्णय करने के लिए, दैट इज व्हाई माता पिता नहीं, नियर रिलेटिव नहीं, संरक्षक यानी एट द मोमेंट जिसके पास उनकी संरक्षा निहित है, जो उनके संरक्षण का भार रखता है, that person is empowered to take a decision। ठीक है, काहे के लिए कि कोई व्यक्ति सद्भाव पूर्वक उनके फायदे के लिए कुछ काम को करें, और ये तो हम लगातार करते रहे, कहते रहे कि काम आप अच्छे को करेंगे और बुरा होगा, और बुरे को करेंगे अच्छा होगा, और जिस लिए करेंगे वैसा ही होगा। ये तीनों स्थितियां संभव हैं, क्योंकि काम का करना ये आपके अपने अधिकार क्षेत्र की बात है, लेकिन काम किस परिणाम को उत्पन्न करेगा ये आपके अधिकार क्षेत्र की बात ही नहीं है। इसलिए अवयस्क या विकृत व्यक्ति का संरक्षक जो सम्मति देगा, जिसके आधार पर सम्मति प्राप्त करने वाला व्यक्ति अवयस्क या विकृत इसके प्रति कोई काम करेगा जिसके बारे में वो सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि ये इसके फायदे के लिए। और यहां खूब समझ लेंगे, यहां अवयस्क का तात्पर्य 12 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है, 18 से कोई मतलब नहीं है, जिसके बारे में वो सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि ये कृत्य इस व्यक्ति के हित में है, उस काम को वो कर रहा है और सद्भाव पूर्वक कर रहा है, यानी सम्यक सतर्कता और सम्यक सावधानी इसके साथ कर रहा है।
और दुर्भाग्य से अवयस्क या विकृत चित्त को नुकसान हो जाता है, तो नुकसान कितना भी बड़ा हो जाए, कोई अपहानि कारित हो जाए, कोई अपहानि का मतलब मृत्यु भी कारित हो जाए, तो भी ये कार्य का कर्ता किसी अपराध का दोषी नहीं है। लेकिन शर्त यही है कि संरक्षक की सम्मति होनी चाहिए और कार्य सद्भाव पूर्वक होना चाहिए। और संरक्षक की सम्मति सिर्फ यही कहा है, इसी सेक्शन के काउंटर पार्ट के तौर पर पूर्व की आईपीसी में सेक्शन 92 और इसमें मेरे ख्याल से 31 होना चाहिए, नहीं 30, इसको इनेक्ट किया गया है। और वहां देखेंगे, वहां संरक्षक की सम्मति यह भी जरूरी नहीं है। 89 में संरक्षक की सम्मति जरूरी है, लेकिन 92 आईपीसी में संरक्षक की सम्मति भी जरूरी नहीं। और यहां 28 बीएनएस में काम को करने के लिए संरक्षक की सम्मति चाहिए, लेकिन 30 वहां संरक्षक की सम्मति की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो लोग स्वयं सहायता नहीं कर सकते अपनी, ठीक है, उनकी सहायता वे लोग करें जो सहायता करने में समर्थ है, लेकिन सहायता के लिए ही सहायता करें, इस अधिकार का दुरुपयोग न हो जाए। विधि इसका भी ध्यान रखती है और इसीलिए सेक्शन 27 में यह तो लिखा गया कि कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक उसके संरक्षक के या विधिपूर्ण भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या की अभिव्यक्ति या विवक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो, उस व्यक्ति यानी किसे, विकृत चित्त या 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, यह कारित करने का कर्ता का आशय हो या तो कारित हो जाए, यानी हम मृत्यु कारित नहीं करना चाहते लेकिन हो गई, या हम साक्ष्य घोर उपाधि कारित करना चाहते हैं लेकिन घोर उपाधि कारित करने के आशय से नहीं बल्कि उसके फायदे के लिए, ठीक है। तो कारित करने का कर्ता का आशय हो, यह कारित होने की संभाव्यता ये कर्ता को ज्ञात हो। हमें पता है कि इससे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उस काम को कर रहे हैं क्योंकि वो काम विकृत चित्त या 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के फायदे के लिए किया जाना अपेक्षित है, और वो हम संरक्षक की सम्मति या इनके जो विधिपूर्ण भार साधक हैं उनकी सम्मति से, चाहे अभिव्यक्त हो चाहे विवक्षित हो, उससे करना है और सद्भाव पूर्वक करना। तो इन्हें कोई अपहानि हो जाए या इन्हें किसी अपहानि को कारित करने का मेरा आशय भी हो या अपहानि कारित होने की संभाव्यता भी मुझे ज्ञात हो, लेकिन फिर भी अपहानि मेरे कृत्य को अपराध नहीं बनाएगी। लेकिन संरक्षक कहीं इस अधिकार का दुरुपयोग न करे, इसके लिए परंतु ये जोड़ा, क्योंकि विधि अतिशय संवेदनशील है। जहां अक्षम और असमर्थ व्यक्तियों की बात हो रही है, और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, यह सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की आलोचना कर रहे हैं कि आपने संवेदनशीलता प्रदर्शित नहीं की है, आपने पृथ्वी पर मालिकाना हक यह प्रदर्शित किया है, ठीक है, आप मालिक नहीं हैं। और अगर पशु विशेषज्ञ अध्ययन करेंगे तो उनकी इस प्रवृत्ति के लिए, यानी कुत्तों के कटखन्नी प्रवृत्ति के लिए मानव ही जिम्मेदार निकलेगा। ये मेरा एस्टिमेशन है, हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन 99% ऐसा ही निकलेगा, क्योंकि 20 साल पहले आखिर ऐसा क्यों नहीं था। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, लेकिन आपसे अपेक्षित यह है कि आप निर्बलों के प्रति, कमजोरों के प्रति
ये जो स्वयं असमर्थ हैं उनके प्रति अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें, और इसलिए परंतु जोड़ा गया है। क्योंकि देखा यह गया है कि जो कुछ अपेक्षित होता है उसे बहुत बार आदमी नहीं करता है, और न करने के पीछे दो कारण, या तो अज्ञानता होती है और या उसकी दुष्टता होती है। ठीक है, तो दोनों रास्ते कानून के माध्यम से खोले जाते हैं। यानी कानून बताता है यह अपराध है या ऐसा आप नहीं करेंगे, यानी आपको बता भी रहा है कि व्हाट शुड बी द स्टाइल ऑफ योर लिविंग, आपके जीने का क्या ढंग होना चाहिए। और फिर दंडात्मक उपाय वो भी अपनाता है कि यदि आप जबरदस्ती जीने के ढंग को नहीं अपनाएंगे तो फिर हम आपसे ये व्यवहार ये भी करेंगे। तो उसी आवश्यकता की पूर्ति है कि संरक्षकों को एक तो ये बता दिया जाए कि वे अपने प्रतिपाल्य विकृत या 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के प्रति किस प्रकार के कार्यों को किए जाने के लिए अपनी सम्मति न दें, और साथ ही साथ संरक्षकों को और कार्य के कर्ताओं को, यानी जो एक्चुअल डूअर होगा काम का, दोनों को यह संदेश भी दे दिया जाए कि यदि आप परंतु के बाद वर्णित प्रकार के कामों को, इसमें वर्णित यानी परंतु के बाद जो कुछ वर्णित है उसमें लिखे जस्टिफिकेशंस के अलावा अन्य स्थितियों में करोगे तो फिर आप आपराधिक दायित्व से बच नहीं सकोगे। यानी परंतु के बाद जो कुछ लिखा है उसमें उन जस्टिफिकेशंस का भी वर्णन है, ठीक है, जिनके निवारण के लिए या जिनकी प्राप्ति के लिए संरक्षकों को अवयस्कों के प्रति अपहानिकारक कार्यों को करने या न करने का जो अपनी अनुमति है ये देनी चाहिए। तो देखें, परंतु सबसे पहले कह देता है इस अपवाद का विस्तार साक्ष्य मृत्यु कारित करने में या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। संरक्षक सम्मति भी दे दे, विवेचित छोड़ो अभिव्यक्त दे दे, लेकिन आप साक्ष्य मृत्यु कारित करने के लिए काम कर रहा, साक्ष्य मृत्यु कारित करने के लिए मीनिंग देर बाय मृत्यु कारित करने के अलावा अन्य कोई उद्देश्य है ही नहीं आपके काम के पीछे, तब यह कहा जाएगा आपने मृत्यु कारित करने के आशय से काम किया। आप जीवन बचाने के आशय से काम कर रहे थे जिसमें मृत्यु हो जाने की संभाव्यता यह आपको ज्ञात थी, बात डिफरेंट। हम एज ए सर्जन जानते हैं कि हम जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं इसमें 1000 में एक आदमी यही सर्वाइव करता है, और हम विकृत या 12 वर्ष से कम आयु के बालक के संरक्षक की सम्मति से ऐसा करने जा रहे हैं। हमें ज्ञात है कि 99% मृत्यु की संभावना है, 1% जिंदगी है, लेकिन फिर भी हम मृत्यु कारित करने के आशय से ये काम नहीं कर रहे हैं। अब यह भी हो सकता है लाइफ बचे, और यह भी हो सकता है लाइफ जाए। यह भी हो सकता है इस ऑपरेशन के बाद ऐसी स्थिति आए कि 10 बचना शुरू कर दें, कोई ऐसी टेक्निक ज्ञात हो जाए इसी ऑपरेशन से। लेकिन फिर भी अगर जिंदगी चली भी जाए तो भी कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन साक्ष्य मृत्यु कारित करना यानी इसके अलावा कोई और उद्देश्य नहीं, तब इस अपवाद का विस्तार संरक्षक की सम्मति पर नहीं होगा, अर्थात संरक्षक दुष्प्रेरक के तौर पर तो तुम एक्चुअल डूअर के तौर पर, यह संरक्षक षड्यंत्रकारी के तौर पर, क्योंकि आप अवैध करने के लिए सहमत हो गए, ठीक है ना, तो आप दोनों षड्यंत्रकारी के तौर पर वो एक्चुअल डूअर के प्रति तौर पर
दंड का भागी भी होगा। आगे कहता है, इस अपवाद का विस्तार, मृत्यु या घोर उपाधि, इसके निवारण के या घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्युकारित होना संभव है। यानी एक और एडिशनल चेक लगाया, यानी ऐसा काम जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की संभावना है, इस काम के प्रति अगर संरक्षक को सम्मति देनी है, जहां मृत्यु की संभावना है, दुर्घटनावश मृत्यु हो जाएगी वो बात अलग है। आप पहले से जानते हैं कि इस काम के किए जाने के कारण मृत्यु की संभावना है, तो आप उस काम के प्रति सम्मति केवल उन दशाओं में देंगे जब अवयस्क या विकृत चित्त को घोर रोग, रोग भी नहीं, घोर रोग, अंग शैथिल्य यानी कोमा आदि, यह मृत्यु, यह घोर उपाधि, इसके खतरे से बचाना हो। और अगर आपने इन चारों उद्देश्यों को छोड़कर अन्य किसी उद्देश्य से ऐसे काम को करने की सम्मति दे दी जिसमें मृत्यु होने की संभावना है, तो इस अपवाद का विस्तार है ही नहीं। फिर आप और एक्चुअल डूअर दोनों क्रिमिनल लाइबिलिटी के अधीन होंगे। 12 वर्ष से कम आयु का बालक है, थोड़ा मोटा है, और एक कॉस्मेटिक सर्जन ने, ठीक है, कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत महंगी सर्जरी है, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी अक्सर आपके, जिन्हें आप सितारे कहते हो, ठीक है, हमारी नजर में तो वो जाने क्या है, ठीक है, लेकिन जिन्हें आप एक्टर और सितारे कहते हो वो कराते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। अक्सर किसी को शरीर पतला चाहिए तो किसी को मोटा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो एक बच्चा है, बहुत मोटा है, आप कॉस्मेटिक सर्जरी किए जाने की अनुमति संरक्षक को दे रहे हो ताकि वो खूबसूरत दिखे, ठीक है ना। ये मृत्यु, ठीक है, घोर रोग, अंग शैथिल्य, यह घोर उपाधि, इसके निवारण के प्रयोजन से दी गई सम्मति नहीं है। और मानिए कॉस्मेटिक सर्जरी में मृत्यु का जोखिम है, ये हो सकता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी के दौरान व्यक्ति मर जाए, और आपने ऐसे अनावश्यक उद्देश्य से उस काम को करने की सम्मति दे दी जिसमें मृत्यु की संभावना थी। आपकी दी गई सम्मति न तो एक्चुअल डूअर की और न आपकी, दोनों की रक्षा नहीं करेगी, और दोनों क्रिमिनल लायबिलिटी के अधीन होंगे। हां, बच्चे का हाथ टूट गया, ठीक है, आपने सम्मति दी कि साहब घोर उपाधि, इसके निवारण के लिए आप काम करें, ठीक है, चूंकि हाथ तो टूट ही चुका, तो काम शुरू हुआ। और चलिए, हाथ नहीं टूटा है और कोई बीमारी है, और आपने सम्मति दे दी, और वो काम किया जा रहा है जिसमें मृत्यु की कोई संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं। लेकिन होनी को कौन टाले, हो गई मृत्यु, ठीक है ना, मृत्यु हो गई तो कोई अपहानि नहीं, ठीक है, कोई अपहानि अपराध को नहीं गठित करेगी। इस सिद्धांत के मुताबिक अब भले ही मृत्यु हो चुकी है, फिर भी न तो अपराध काम के एक्चुअल कर्ता ने और न संरक्षक ने कोई अपराध किया है, कोई अपराध नहीं हुआ।
लेकिन जानबूझकर ऐसा खतरनाक काम जिसमें मृत्यु की संभाव्यता यह आपको ज्ञात थी, तो इस काम को करने की अनुमति आप तभी देंगे जब 4 उद्देश्यों में से कोई एक उद्देश्य यह प्राप्त किया जाना हो। घोर उपपत्ति का निवारण, मृत्यु इसका या इसके खतरे का निवारण, अंग शैथिल्य का निवारण, और या घोर रोग इसका निवारण। और यही स्थिति घोर उपहति के संबंध में है। क्या कहता है? इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने, यह घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो। क्योंकि घोर उपहति जब हम लोग पहुंचेंगे वहां पर, यानी ग्रीवियस हर्ट, जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे ग्रीवियस हर्ट की कितनी किस्में? 8। और उन 8 किस्मों को आप देखेंगे तो वे 8 किस्में जबरदस्त पीड़ा ये पैदा करने वाली है। सिर या चेहरे का विद्रूपीकरण, अगर सिर या चेहरे का स्थायी तौर पर विद्रूपीकरण किया तो दर्द तो होगा ही, साथ में पूरी जिंदगी ये बर्बाद हो जाएगी। अस्थिभंग, दांत का विसंधान, ये सारे घोर उपहति के उदाहरण हैं और इन सब में भयंकर दर्द होता है। तो उतना दर्द केवल 4 जो उद्देश्य हैं जो पूर्व में वर्णित किए जा चुके हैं उन्हीं को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सहन किया जाना न्यायोचित है। अन्य दशाओं में उतना दर्द सहन किया जाना किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि यदि घोर उपहति आप जानते हैं कि कार्य के परिणाम स्वरूप हो सकती है, तो फिर आप ऐसा काम जिसके परिणाम स्वरूप घोर उपहति हो सकती है, जिसमें घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न होगा, वो सिर्फ 4 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही आप ऐसा काम करने की अनुमति देंगे। अन्यथा ऐसी अनुमति अगर आप देंगे भी तो इस अपवाद का विस्तार उस अनुमति पर नहीं होगा, और जब अपवाद का विस्तार नहीं होगा तो आपका कृत्य अपराध का गठन कर देगा। और अगला जो चौथा परंतुक है कि इस अपवाद का विस्तार किसी अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं। ठीक है, इसको हम लोग जब दुष्प्रेरण का चैप्टर आ जाएगा और अवयव को दुष्प्रेरित करने पर दुष्प्रेरक का क्या दायित्व होता है, ठीक है ना, इसकी चर्चा करेंगे। तब इस सेक्शन को फिर से लेंगे। यहां पर आप सीधे सीधे इतना समझ लेंगे कि अगर संरक्षक इसकी सम्मति से अवयस्क को दुष्प्रेरित करके कोई अपराध करा लिया जाए, क्योंकि अवयस्क वो तो क्रिमिनल लायबिलिटी से मुक्त रहेगा, विकृत चित्त वो क्रिमिनल लायबिलिटी से मुक्त रहेगा। ठीक है, हालांकि यहां 12 वर्ष तक लिखा है तो कई बार यह भी हो सकता है कि मैच्योर मेंटेलिटी का है या नहीं है, यह देखना पड़ जाए, लेकिन फिर भी नॉर्मली वो क्रिमिनल लायबिलिटी से मुक्त होगा। तो वो मुक्त होगा, तुम नहीं। ठीक है, तो भले ही संरक्षक की सम्मति से इस प्रकार के काम किए जाए तो भी अपवाद का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस बात को दोबारा लेंगे जब दुष्प्रेरण की बात करेंगे। तो आप 87, 88, 89 और यहां 22, ठीक है, 22 नहीं, ठीक है, 25 कितना है, 26, 25, 26 और 27, ठीक है, वहां 84, 87, 88, 89 आईपीसी, और यहां 25, 26 और 27 ये सम्मति से संबंधित मामले हैं। सम्मति से ही संबंधित मामला कौन सा है? आईपीसी में 92 और यहां 30। मेरा विचार तो यही है कि कायदे में इन्हें
30 को भी उस जगह रखना चाहिए था जहां पर 28 है, और 28 और 29 को नीचे लाना चाहिए था। क्योंकि जो भी है, प्रारूपण तो इसी ढंग से हुआ कि 30 अपनी जगह है और उसके बीच में 28 और 29। तो 28 सम्मति बता रही है, क्योंकि ऊपर यह कहा कि संरक्षक की सम्मति, व्यक्ति की सम्मति। तो सम्मति कानून की निगाह में सम्मति है, यह कब माना जाए? क्योंकि दो शब्द हैं, सम्मति और समर्पण, दो शब्द हैं, कंसेंट एंड सरेंडर। और इन दोनों दशाओं में व्यक्ति किसी कार्य के प्रति अपनी जो अनुकूलता है उसे प्रदर्शित करता है, यानी वो विरोध नहीं करता। जो काम किया जाएगा उसके प्रति वो उस काम का विरोध ही नहीं करता, वो उस कार्य के प्रति अनुकूल ये बना रहता है। लेकिन इसके बाद भी सम्मति अलग ढंग की चीज है और समर्पण अलग ढंग की चीज है। यद्यपि सम्मति और समर्पण दोनों का जो परिणाम होगा वो एक ही होगा, लेकिन इसके बाद भी कंसेंट और आपका सरेंडर बोथ आर डिस्टिंक्ट, उन्हें एक नहीं माना जा सकता, वे एक हैं भी नहीं। सरेंडर में व्यक्ति विरोध करने की स्थिति में ही नहीं होता, ठीक है। उसके पास विकल्प यही एक होता है कि वो कार्य के प्रति अनुकूल बना रहे। समर्पण विवशता से जन्मता है। ये विवशता आत्मिक हो सकती है, यानी आप अपने स्वभाव से मजबूर हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि हम तो अपने स्वभाव से मजबूर हैं, हम यही करेंगे। ये विवशता आत्मिक हो सकती है, ये विवशता बाहरी हो सकती है, लेकिन फिर भी समर्पण में विवशता है। ये विवशता प्रेम जनित हो सकती है, ठीक है। सामने वाले से लगाव इतना है कि उसे ना कह ही नहीं सकते। इस कारण भी व्यक्ति विवश हो सकता है, कारण कोई हो, लेकिन समर्पण इसमें विवशता होती ही है। और जहां तक कंसेंट का सवाल है, कंसेंट में आपके पास विकल्प होते हैं और आप स्वतंत्र होते हैं किसी भी विकल्प के साथ अपनी सम्मति या अपनी सहमति को अभिव्यक्त करने के लिए। और फिर जब आप जानबूझकर एक बात के पक्ष में या एक बात के विपक्ष में अपनी अनुकूलता प्रदर्शित करते हैं, तब यह कहा जाता है कि आपने सम्मति दी है, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि अगर सम्मति इसका ट्रू करेक्टर, इसका सत्य स्वरूप यही है कि ये आपकी स्वतंत्रता से पैदा हो, इसका मतलब यह हुआ कि सम्मति ऐसी होनी चाहिए जो आपसे ही आए, आपसे यह मीनिंग दरबाए, आपको बहलाकर, आपको फुसलाकर, आपको तथ्य का भ्रम देकर, आपके साथ कपट करके, आपके साथ झूठ बोलकर, या आपको डरा धमका कर नहीं ली जानी चाहिए। क्योंकि फिर इस कंसेंट को, कंसेंट के जो आंतरिक गुण हैं उनके मुताबिक कंसेंट कहा ही नहीं जा सकता। और बस इतनी सी ही बात उन्होंने यहां भी लिखी, और यही बात आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में
दिखाई देती है जब वो स्वतंत्र सम्मति को परिभाषित करते हैं। और स्वतंत्र सम्मति इसे परिभाषित करने से पूर्व सम्मत हुए हैं, इसकी डेफिनेशन भी वो बताता है और कहता है दो व्यक्ति परस्पर सम्मत हुए, ये तब कहा जाता है जब वे दोनों एक बात पर एक ही भाव में, एक बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं, तब वे सम्मत हुए, ऐसा कहा जाता है। एक बात पर एक भाव में सहमत होना क्या अर्थ रखता है, ये तो तब चर्चा किया जा सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही हो। लेकिन फिलहाल सम्मति ये इसी ढंग से परिभाषित होती। फिर आगे स्वतंत्र सम्मति, उसका डेफिनेशन उसकी देता है, सेक्शन शायद 15 है या 14 हो, ठीक है। सम्मति कब स्वतंत्र कही जाती है, हाँ, तब वो कहता है धारा 15 में यथा परिभाषित प्रपीड़न से, 16 में यथा परिभाषित असम्यक असर से, 17 में यथा परिभाषित कपट से, 18 में यथा परिभाषित मिथ्या विपदेशन से, और भूल से जब वो मुक्त होती है तब वो स्वतंत्र सम्मति कहलाती है। लगभग यही बात यहां भी लिखी है। और ये सम्मति आईपीसी या बीएनएस इसके लिए सम्मति को परिभाषित करती है, और वो सम्मति संविदा के प्रयोजनों से सम्मति को परिभाषित करती है। दोनों को मिलाएंगे नहीं। तो यहां क्या कहता है, सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा में आशयित है। यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति के भय के अधीन या तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दी हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई, यानी सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है। और इस संहिता के किसी भी धारा के लिए यहां बात खाली 25, 26, 27 की नहीं हुई। इस संहिता में जहां भी सम्मति की बात हुई वहां सम्मति की गुणवत्ता इसी स्टैंडर्ड के मुताबिक चेक होगी जो स्टैंडर्ड सेक्शन 90 में वर्णित हुआ है। और वो गुणवत्ता ये मानक स्थापित करती है किसके लिए, कार्य के कर्ता के लिए, कि यदि वो जानता है कि जिसकी सम्मति कार्य के प्रति होना बताया गया है, उसकी सम्मति किसी तथ्य के भ्रम या भय आदि के कारण दी गई है, ठीक है, या वो ये नहीं भी जानता लेकिन उसके पास ये विश्वास करने का कारण है, क्योंकि उस प्रकार के कार्य के प्रति एक सामान्य बुद्धि का मनुष्य सम्मति देता ही नहीं है। और फिर भी कहा जा रहा है कि अमुक व्यक्ति ने सम्मति दी है, तो आपके पास विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक है कि ऐसी सम्मति या तो भय या तथ्य के भ्रम में ही दी गई होगी। और तब कार्य के किए जाने से पूर्व आपका दायित्व बनता है कि जिसके प्रति आप काम करने जा रहे हैं उससे सही वस्तु स्थिति इसकी जानकारी करने हैं। और फिर यदि वो कहता है कि हमने सम्मति दी, तब बात अलग हो जाती है। अदरवाइज बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर है, क्योंकि सामान्य क्रम में उस प्रकार के कार्य के प्रति कोई सम्मति देता नहीं और आपको बताया यह गया इसने सम्मति दी। तो आपके मन में नॉर्मल सवाल होना चाहिए क्यों कि कोई नहीं देता, इसने क्यों दे दी, ठीक है। और यही बात उनके संबंध में भी लागू होती जो साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं। हमें उनके प्रति कोई दया नहीं आती है। हाँ, साइबर ठगी के आप शिकार हुए, किसी ने आपको डरा दिया, धमका लिया कि हम सीबीआई अफसर हैं, हम ईडी के, ठीक है, उन व्यक्तियों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। नहीं, तुम्हें बताया गया कि साहब तुम्हारा 10 लाख का इनाम आ गया, इसे फॉर्म फिलअप कर दो, तुम्हें फट से। तुमने एक बार ये नहीं सोच पाया
कि हमें, ठीक है, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं, हमने तो आज तक ऐसा कोई काम ही नहीं किया। हमने ऐसे कौन से सुरखाब के पर हैं कि हमें 10 लाख का इनाम मिल जाएगा? भाई आप कम से कम इतना तो सोचे, ऐसा आपने क्या किया है जिसके लिए आपको 10 लाख का इनाम मिल जाएगा? कुछ भी नहीं। और आपने उसे खोल दिया और फिर आपका अकाउंट खाली हो गया। तो ठीक है, उसने, जिसने वो किया है वो एक अपराधी है और उसके साथ दंड का और कठोर व्यवहार ये होना चाहिए, लेकिन दया के पात्र और सहानुभूति के पात्र आप भी नहीं हो। आप भी निहायत लालची और मूर्ख किस्म के आदमी हैं। आपको समझ में नहीं आया कि ऐसा हमने ऐसा कौन सा, ठीक है, काम कर दिया है जिसकी वजह से हमें 10 लाख का पुरस्कार मिल जाएगा? अरे भाई एक बार तो आप सोचेंगे। तो ऐसे ही जब कोई उस प्रकार के काम के प्रति इजाजत देता ही नहीं और यहां कहा जा रहा सब सम्मति है, तो आप कम से कम एक बार तो सोच लें कि इस काम के प्रति अगर सम्मति इस व्यक्ति ने दी तो एक बार जरा चेक तो कर ले, तथ्य के भ्रम या भय इसके अधीन तो नहीं दी। और आपने नहीं चेक किया तो आपके पास विश्वास करने का कारण था। और बाद में अगर यह सिद्ध होता कि सम्मति तथ्य के भ्रम या भय के अधीन दी गई थी तो संहिता के शब्द लागू हो जाएंगे, शिक्षण के शब्द लागू हो जाएंगे कि संहिता द्वारा अपेक्षित सम्मति इस कार्य के प्रति थी, ये कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि कहता कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी संहिता द्वारा अपेक्षित। आगे कह रहा है दूसरा, अथवा यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो चित्त विकृति या मत्तता के कारण उस बात को जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है, तो आप उसकी असमर्थता का लाभ तो नहीं उठाएंगे। वो चित्त विकृति, मत्तता या अन्य कोई भी कारण है जिस कारण से जो आप उसके प्रति करोगे उस कार्य की प्रकृति यानी उसके लिए लाभदायक है या हानिकारक, इसको समझने में और कार्य के परिणामों का आकलन करने में सर्वथा असमर्थ है और उसने आपको सम्मति दी है तो उसकी सम्मति का कोई अर्थ और मूल्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि सम्मति का मूल्य तभी हो सकता है जब वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने अधिकार का उपभोग करने के बाद सम्मतिदाता द्वारा दी गई हो, अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार की सम्मति भी इस संहिता द्वारा अपेक्षित सम्मति नहीं है। आगे कहता है जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो 12 वर्ष से कम आयु का है, इस पर हम लोग बात कर भी चुके हैं कि अगर इस संहिता में किसी उपबंध में विशेष रूप सम्मति देने के संबंध में जो सामर्थ्य है वो किसी विशेष आयु के व्यक्ति में होना ही अनुचिंतित किया गया है, तब बात अलग है। जैसे बलात्कार के अपराध के संबंध में सम्मति के आधार पर बचाव आपको तभी मिल सकता है जबकि बलात्कृता 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की हो और उसने उस कार्य के प्रति सम्मति दी हो। तो वहां सम्मति के संबंध में आयु की सामर्थ्य 12 वर्ष नहीं गिनी जाएगी, तब 18 वर्ष गिनी जाएगी, क्योंकि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत हो रहा है। लेकिन अगर संदर्भ से कुछ अन्यथा प्रतीत नहीं होता तो इस संहिता द्वारा जहां भी सम्मति दिया जाना अपेक्षित है उस प्रकार की सम्मति देने के लिए आवश्यक सामर्थ्य उस व्यक्ति में मानी जाएगी जो 12 वर्ष या उससे अधिक आयु का है। तो यह सम्मति की गुणवत्ता और उसे देने की सामर्थ्य किस व्यक्ति में है यह बताया गया है। कहां? सेक्शन 28 और सेक्शन 29। ये आईपीसी का सेक्शन 91 है।
कुछ काम है जो सम्मति न भी दी जाए, यह सम्मति दी भी जाए, इसके आधार पर निर्दोष या अपराध नहीं माने जाते। वो अपराध हैं, सम्मति से किए जाए तो, सम्मति से न किए जाए तो। ठीक है ना। कहता है ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 25, 26 और 27 के अपवाद 2 का विस्तार, ठीक है, उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात। अगर किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक कोई काम कार्य का कर्ता करता है और जिसने सम्मति दी है वो सम्मति देने की सामर्थ्य इस संहिता के धारा 25, 26, 27 के मुताबिक रखता है, तो संबंधित व्यक्ति जिसने सम्मति दी है, जिसके लिए सम्मति दी गई है, उसे कोई अपहानि होती है तो कृत्य जो अपहानिकारक है अपराध की सीमा से बाहर चला जाता है। सेक्शन 91 कहता है कि सम्मति जैसी 25, 26, 27 में अपेक्षित है वो दी गई है और कार्य व्यक्ति के फायदे के लिए भी है, लेकिन उस काम का किया जाना विधि स्वतंत्र रूप से अपराध घोषित करती है। ठीक है, स्वतंत्र अपराध घोषित करती है। अब सवाल यह उठता है कि सम्मति भी आपने दी, ठीक है, और अपहानि ये हुई या नहीं हुई इसका मतलब ही नहीं। चलो नहीं हुई ऐसे मान लो, सम्मति भी है, अपहानि भी नहीं हुई, लेकिन वो काम जो आपने किया वो स्वतः अपराध है। ठीक है, तो सम्मति इस कार्य को वैध नहीं बना सकती, भले ही आपने सद्भाव पूर्वक, ठीक है, उस व्यक्ति के फायदे के लिए ही वो काम किया हो। आप देखें, कहता है गर्भपात कराना जब तक कि वह उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक कारित न किया गया हो, किसी अपहानि के बिना भी जो उसने उस महिला को कारित हो, उससे उस महिला को कारित हो या कारित होने का आशय हो, स्वतः अपराध है। इसलिए वह ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है और ऐसा गर्भपात करने की उस महिला की या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य को न्यायानुमत नहीं बनाती। यानी स्किल्ड डॉक्टर हॉस्पिटल में भी है, संबंधित व्यक्ति की सम्मति से अगर एबॉर्शन करता है, ठीक है, तो महिला को अपहानि हो न हो उसका कार्य अपराध माना जा सकता है, या महिला का जीवन बचाने के लिए सद्भाव पूर्वक करे, एक ही अपवाद। ठीक है, तो यहां ये दृष्टांत इन्होंने दिया, इससे मतलब सीधा यही है कि अगर कार्य विधि स्वयं अपराध घोषित कर रही है तो फिर सम्मति का कोई अर्थ नहीं हो सकता। अदरवाइज सम्मति उस प्रकार की और उन परिस्थितियों में जैसी 25, 26 और 27 में बताई गई है, कार्य को अपराध की सीमा से बाहर ले जा सकती है, और अगर सम्मति न हो तो फिर वो काम अपराध ही माने जाएंगे। लेकिन चूंकि सम्मति रहेगी इसलिए वो अपराध की सीमा से बाहर जाएंगे। तो आज यहीं तक रखेंगे, बाकी सेक्शन 92 कल बात करेंगे, देखेंगे।